आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। प्रोफेशनली रिलाई करने से पहले आप सेक्शन 10 जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके गो थ्रू अवश्य हो, तभी आप इस पर रिलाई करें। कंपोजिशन स्कीम में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए 3 डेफिनेशन जानना अत्यंत आवश्यक है। एक, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, दूसरी गुड्स की डेफिनेशन क्या है और तीसरी सर्विस की डेफिनेशन क्या है। ये तीनों डेफिनेशन देखना अत्यंत आवश्यक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जो है, इसमें सब कुछ जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द यानी कि जो परमानेंट, जो सभी स्टेट्स की मिला के, यदि आपके अलग अलग भी कहीं पर ब्रांचेज हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, उन सब की टर्नओवर मिला के, लेकिन जो आप आरसीएम दे रहे हैं जिसपे एज ए रिसिपिएंट, वो जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बाकी जो है सारी इंक्लूड होंगी। और जो टैक्स है, वो चाहे स्टेट टैक्स है, यूटी टैक्स है, आईजीएसटी है और सेस है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स का मतलब, यदि हम सीधी सीधी भाषा में समझे तो इसका मतलब है जो टेंजिबल गुड्स हैं वो गुड्स माने जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है वो गुड्स माने जाएंगे। मनी और सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। सर्विस की डेफिनेशन, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो ये मोटा मोटी रूप से हम समझें तो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं अंडर द सन, वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड की गई हैं गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन के अंदर। इसमें एक चीज और देखने वाली है, वो है जो सेक्शन 7 का शेड्यूल 2 है, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें उन्होंने कही हैं कि ये चीजें जो है वो सर्विस मानी जाएंगी, ये चीजें गुड्स मानी जाएंगी। हो सकता है कि वो हमें टेंजिबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इमूल प्रॉपर्टी में हम जो है वो स्टील भी ट्रांसफर कर रहे हैं, सीमेंट भी ट्रांसफर कर रहे हैं और एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सर्विस माना गया। ठीक इसी प्रकार रेस्टोरेंट सर्विस जो है वो टेंजिबल चीजें जो है वो बनकर जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है वो सर्विस माना गया है। तो ये चीजें देखनी अत्यंत आवश्यक है। अब हम आते हैं सेक्शन 10 पर, कंपोजिशन स्कीम। तो ये नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग क्लोज से आरंभ होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) जो है वो कहा गया, यानी कि 9(3) और 9(4) जो है यहाँ पर अप्लीकेबल रहेंगे। 9(3) में यदि कोई भी 9(3) के तहत जो भी, चाहे वो गुड्स की है चाहे सर्विस की, यदि आप ऐसा गुड्स को लेते हैं तो उस पर आपको कंपोजिशन डीलर होते हुए भी आपको रिवर्स चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह 9(4) में, 9(4) हालांकि अबेट हो चुका है, कुछ रियल स्टेट्स के लिए अप्लीकेबल रह गया, तो इसलिए जो है 9(4) लगभग मान के चलें कि नहीं अप्लीकेबल होगा, लेकिन यदि वो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर वो अप्लीकेबल होगा। तो इसके बाद टर्नओवर जो है, इसमें अब जो हम नया नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ मैं उसको लेकर चलता हूं, पुराने वालों को छोड़ता हूं। और जो 14 नंबर नोटिफिकेशन है 2019 का, जो 7/3/2019 को आया और जो अप्लीकेबल हुआ 1/4/2019 को, मैं उस नोटिफिकेशन को लेकर चल रहा हूं। अब उस नोटिफिकेशन के तहत जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी जो टर्नओवर कर दी गई है वो 1.5 करोड़ कर दी गई है, लेकिन कुछ स्टेट जो है उनमें यह टर्नओवर 75 लाख की गई है। उन स्टेट्स के नाम हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। सिर्फ इन 8 स्टेट को छोड़ के, जहां पर जो मैक्सिमम टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर्स में, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, वो 75 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई स्टेट है तो वहां पर टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में फॉल करेंगे। प्रीसीडिंग ईयर्स में एग्रीगेट टर्नओवर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं, और इन स्टेट में 75 लाख से ज्यादा नहीं। अब कंपोजिशन स्कीम क्या है कि हमने पूरी की पूरी टर्नओवर पर एक लमसम जो है वो टैक्स देना है, और इसकी जो कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। साथ में इन्होंने जो डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर है उसमें से जो सर्विस प्रोवाइडेड की गई है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस, यदि उनकी कंसिडरेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट आ रही है तो वो भी जो है एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं रहेंगी, यानी कि वो 1.5 करोड़ से भी बाहर रहेंगी, और उन पर जो है वो टैक्स भी कंपोजिशन स्कीम के तहत
नहीं लगेगा सर। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, इसमें आप देखें कि पहले एक झगड़ा रहता था कि भी जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो है इसमें कवर होते हैं, तो क्या वो सर्विसेज दे सकते हैं? पहले स्पेसिफिकली डिनाई था कि वो नहीं दे सकते, लेकिन जो 14 नंबर नोटिफिकेशन है उसके तहत जो है एक प्रोविजन जो इन्होंने ऐड कर दी और उन्होंने कह दिया कि यदि उसकी टर्नओवर का 10% या 5 लाख उनमें से जो भी ज्यादा है वो इतनी वो सर्विस दे रहा है तो वो जो है उस दायरे में आएगी और वो जो है फिर वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लिया किसी की टर्नओवर जो है पिछले साल में प्रीसीडिंग ईयर्स में 1,25,00,000 है, तो 10% हुआ 12.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए ज्यादा है तो 12.5 लाख की सर्विस वो दे सकता है। दूसरे की जो टर्नओवर है वो 40 लाख है, अब 40 लाख का 10% हुआ 4 लाख और 5 लाख, तो 5 लाख ज्यादा है तो 5 लाख तक की सर्विस दे सकते। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हार्डवेयर का काम करते हैं या इलेक्ट्रिक गुड्स बेचने का काम करते हैं तो साथ में उनको इलेक्ट्रिशियन की सर्विस या प्लम्बर की सर्विस जो है वो देनी पड़ती है दुकान के साथ, तो उसमें कुछ सर्विसेज का इनपुट रहता है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि वो 10% दे रहा है तो निश्चित रूप से वो सर्विस जो है वो दे सकता है। लेकिन यदि इससे ज्यादा है फिर वो इस जो पिछले वाली अभी हमने बात करी 1.5 करोड़ वाली बात करी, फिर वो उसमें फाल नहीं कर सकता। सेकेंड, अब बात आई कि मान लिया कोई सर्विस वाला है जिसकी 10% से ज्यादा सर्विस चल रही, 10% से ज्यादा वो सर्विस दे रहा है, तो वो तो उस स्कीम में फॉल नहीं कर सकता, तो करें क्या? तो ये नई स्कीम लेकर आए और इन्होंने इंसर्ट करी सेक्शन 93C और एक्ट 2019 फाइनेंस एक्ट से, और जो 1/8/2019 को नोटिफाई हुई 1/2020 से 1/1/2020 से, उस स्कीम के तहत यदि आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर्स में 50 लाख रुपए तक है तो आप उस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है वो अलग रहेगा, ऊपर वाले से रेट ऑफ टैक्स जो अलग रहेगा। और तीसरी इसमें सर्विस वाली में है जो रेस्टोरेंट सर्विस है, वो भी जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो अलग रहेगा। तो जो ऊपर वाली स्कीम है चाहे वो मैन्युफैक्चरर है ट्रेडर है, उनके लिए जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा वो 1% रहेगा, आधा परसेंट जो है वो सेंट्रल में, आधा परसेंट जो है स्टेट में। जो ये वाली स्कीम है जिसमें सर्विसेज 10% से ज्यादा है या 5 लाख से 10% या 5 लाख उससे ज्यादा है, तो उसमें जो है रेट ऑफ टैक्स रहेगा 3% सेंट्रल का, 3% स्टेट का, 6%। और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसमें जो टैक्स रहेगा 2.5% स्टेट का, 2.5% सेंट्रल का, तो 5% जो है कुल मिलाकर टैक्स जो है वो रहेगा। आप देखें तो ये 3 तरह की स्कीम जो है ये लेकर आए। अब जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कुछ कंडीशन जो है इन्होंने यहाँ पर प्रेस्क्राइब की, तो वो कंडीशन जानना आवश्यक है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है। यदि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं तो वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और यदि आप उनको फुलफिल नहीं करते तो आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। तो पहली है कि वो कोई भी जो है उन गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते जिन पर जीएसटी नहीं लगता, अर्थात वो 5 चीजें जिन पर हम जानते हैं कि आज के समय में जीएसटी नहीं लगता उसकी सप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, वो जो है किसी भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई में जो है इंगेज नहीं हो सकता, वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता इंटरस्टेट, लेकिन इंटरस्टेट जो है रिसिपिएंट एज ए रिसिपिएंट जो है उनको ले जरूर सकता है। आउटवर्ड सप्लाई के लिए मनाही है लेकिन इनवर्ड सप्लाई के लिए कोई मनाही नहीं है। तीसरा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। चौथा, वो कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता रिसिपिएंट से। पांचवा, वो जो है रिवर्स चार्ज के तहत जो उसकी लायबिलिटी है सेक्शन 93 और 94 में उसको वो पे करनी पड़ेगी, वो हमने पहले ही बात कर ली। पांचवा, मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई, तो जो बिल ऑफ सप्लाई है उसके टॉप पर जो है उसको ये लिखवाना पड़ेगा। छठा, जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनको एवरी नोटिस और साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करना एट हिज प्रिंसिपल बिजनेस कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। सातवां, उन डीलर, वो कुछ डीलर स्पेसिफाई किए हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, अभी हम उनका डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से डीलर हैं। नेक्स्ट, वो जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, और वो टैक्स इनवाइस जो है वो इशू नहीं कर सकता। यदि इन चीजों का उल्लंघन होता है देन ही वुड बी
आउट फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम, और फिर उसके ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके तहत जो है उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर, जो ये डीलर्स हैं, ये 3 तरह के डीलर्स हैं जो है कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, जो नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। और वो 3 तरह के डीलर हैं। पहला आइसक्रीम, उसका जो है HSN कोड भी दिया हुआ है। दूसरा पान मसाला, और तीसरा जो है तंबाकू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई आइसक्रीम के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी बेच रहा है तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। यदि इन तीनों चीजों में से वो कोई भी आइटम बेच रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है रेट ऑफ टैक्स, जो है वो नए रेट ऑफ टैक्स जो है वो अभी 50 नंबर जो नोटिफिकेशन आया 24/6/2020, इसमें नए रेट जो है वो दिए गए। पहला 6% जो है, जो सर्विस जो मिक्स सप्लायर है और जिसकी जो 10% के दायरे से बाहर है, तो निश्चित रूप से उस पर जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो 6% रहेगा, 6% रहेगा। जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो है 5% टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो ऊपर फॉल नहीं कर रहे तो उनको 1% जो है टैक्स देना पड़ेगा। 1% टैक्स वालों में सर्विस वो दे सकते हैं, लेकिन 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर वहां तक वो सर्विस दे सकते हैं। जो 5% वाले हैं वो केवल रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए है। और तीसरा 6% में जहां पर वो मिक्स सप्लाई हो सकती है, कोई वहां पर अनुपात नहीं है कि गुड्स का अनुपात ज्यादा हो या सर्विस का अनुपात ज्यादा हो। जो भी अनुपात ज्यादा यानी कुछ भी हो, मिक्स सप्लाई है, सप्लायर है, और वहां पर उस केस में जहां पर वो सर्विस का उसका पार्ट ज्यादा है तो उस केस में उसको 6% जो है टर्नओवर का देना पड़ेगा। यदि आपका 10% तक सर्विस आप दे रहे हैं तो आप जो तीसरी स्कीम है, जो तीसरा रेट ऑफ टैक्स है, वहां पर आप करें। और आप एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहले में भी रेस्टोरेंट सर्विस में भी 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और तीसरे में जो केवल जहां पर सर्विस का इनपुट ज्यादा होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है स्पेशली, वहां पर 6% वो जो टर्नओवर है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी। प्रोसीजर है उसको मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन एक बात हम समझें कि इस स्कीम में यदि एंटर करना है, या तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप एंटर करेंगे या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आउट होने की बात है, यदि आपकी 1.5 करोड़ टर्नओवर एक्सीड करके ड्यूरिंग द ईयर, तब भी आपको आउट होना पड़ेगा। और या आपने कोई जो कंडीशंस अभी हमने डिस्कस करी, यदि उसमें से कोई कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तब भी जो है स्कीम से आउट होना पड़ेगा। और वो अब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आउट हो सकते हैं। और फिर आपको जो ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके तहत जो है वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सारे जो है प्रोविजंस का आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेटिव रूप में आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताया, और मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज में कुछ न कुछ एडिशन करी। फिर भी कुछ करेक्शन है तो निश्चित रूप से उसको उसकी चर्चा की जा सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, रिलाई करने से पहले सेक्शन 10 और जो नोटिफिकेशन है उनके और रूल्स के गो थ्रू अवश्य हो। हम फिर एक डिस्कशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।